लगता है कि कोई भी लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें ABCD सीखना पड़ता है। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ये तो समझ लिया कि अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है, पर कुछ लैंग्वेज को समझने के लिए कुछ टर्म्स तो आने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश सीखने के लिए ABCD सीखना जरूरी है, तो अब हम सीखेंगे अकाउंटिंग की ABCD। तो उसके लिए हमें कुछ टर्म्स जानने की जरूरत है। सो लेट्स बिगिन विथ आवर फर्स्ट टर्म, बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो हमें ये तो समझ में आ गया accounting is all about business transaction. So what is actually business transaction? It is the exchange of goods, services or money between two or more parties that should be financial character in nature. So this means यहाँ पे भी हम देख रहे हैं मनी का लेन देन हो रहा है, तो या तो हम गुड्स ले रहे हैं या तो सर्विसेज ले रहे हैं या दे रहे हैं. That could be convertible in the terms of money, and any transaction that is of this financial character would be regarded as business transaction. Okay, and we also know khali business transaction can only be recorded in the books of accounts in accounting. Now if we go to the next slide, हमें पता चलता है कैपिटल्स एंड ड्राइंग्स. अब हमें कैपिटल से क्या समझ में आता है? यहाँ पे कोई कंट्री का कैपिटल नहीं है. ओके, अगर मैं बोलूँ कि ये व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अ कंट्री, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अ स्टेट, तो हमें इस क्या समझ में आता है? कैपिटल इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब पूरा कंट्री या स्टेट का सब कुछ उस कैपिटल के अराउंड रिवॉल्व होता है. दिस मीन्स कैपिटल इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. सेम इट्स विद बिजनेस, बस थोड़ा सा डिफरेंस है. हाँ, कैपिटल इज द मेन रोल. इसका मतलब कोई भी बिजनेस शुरू होने से पहले उसके अंदर कैपिटल डालना जरूरी है. कैपिटल इज द फ्यूल ऑफ द बिजनेस. नाउ अब हम देखते हैं व्हाट इट इज. यहाँ पे लिखा गया है कि कैपिटल इज द क्रिटिकल कंपोनेंट of any business to run its daily operation and helps its future growth. The capital for a business come either from its owner or from outsiders. तो ठीक है, हमें ये तो समझ आ गया कि it comes either from the owners or the outsiders. तो अब बेसिकली समझ लीजिए, ये अगर एक बिजनेस है तो बिजनेस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उसका ये कैपिटल. तो कोई भी बिजनेस स्टार्ट तभी हो सकता है अगर हम उसके अंदर कैपिटल डालें, एंड दैट कैपिटल कैन बी फ्रॉम ओनर्स और फ्रॉम आउटसाइडर्स. ओके, नाउ व्हाट इज ड्रॉइंग्स? ड्रॉइंग्स पूरा का पूरा कैपिटल के उल्टा है. कैपिटल मतलब होता है हम लोग को डालना बिजनेस में, ड्रॉइंग्स मतलब होता है उस बिजनेस से निकालना. तो कोई भी ओनर अपने कोई भी पर्सनल यूज के लिए कभी भी बिजनेस से कोई भी विड्रॉल करता है तो वो डायरेक्ट माना जाएगा उसका ड्रॉइंग्स. ओके, एंड दैट इज डिडक्टेड फ्रॉम ओनर्स कैपिटल इन लायबिलिटी साइड ऑफ इट्स बैलेंस शीट. हम धीरे धीरे सब पढ़ेंगे व्हाट इज बैलेंस शीट, व्हाट इज एवरीथिंग. पहले आप बस इतना जान लीजिए व्हाट इज कैपिटल. कैपिटल जो है हमने बिजनेस में डाला और ड्रॉइंग्स जो हमने बिजनेस से निकाला. Something like this. ये देखिए, ये कैपिटल बिजनेस में आ रहा है, ये ड्राइंग बिजनेस से निकल रहा है. तो एनीथिंग आइदर इट कैन बी इन अ फॉर्म ऑफ मनी और मनी इज वर्थ. मनी इज वर्थ का मतलब होता है कि अगर आपने कोई कार्ड बिजनेस में डाल दिया या कोई भी एसेट, भले चेयर हो गया, बुक्स हो गया, कोई मशीन हो गया, लैपटॉप हो गया, या कुछ भी आपने अपने बिजनेस के अंदर डाला है, तो दैट विल बी रिगार्डेड एज कैपिटल फॉर दैट बिजनेस. और वही अगर आपने कोई भी गुड्स या कोई भी मनी या कुछ भी बिजनेस से विड्रॉ किया है फॉर योर पर्सनल यूज, देन दैट विल बी रिगार्डेड एज ड्रॉइंग्स. ओके, now
अब हमें देखना है व्हाट इज एसेट्स एंड लायबिलिटीज। बहुत कंफ्यूजिंग नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस पिक्चर में क्या पता चल रहा है, इधर ग्रीन है, इधर रेड है। क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड मतलब हमने लोन लिया है, और मतलब अगर लोन लिया है तो हमें वापस चुकाना भी पड़ेगा, और ऐसे ग्रीन दिख रहा है तो मतलब फायदा ही फायदा है। तो बेसिकली एसेट्स एंड लायबिलिटीज क्या होती है कि अगर कोई भी लायबिलिटीज मतलब कोई भी अमाउंट अगर ड्यू है फ्रॉम एनी क्रेडिटर्स तो हम लोग उसको बोलेंगे लायबिलिटी, और कोई भी एसेट है जो हमारा एक टाइप का इन्वेस्टमेंट है दैट विल बी एसेट फॉर द फर्म। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या समझ में आता है कि ये हमारे लिए इन्वेस्टमेंट है, इससे हमें रुपया आएगा, मनी विल कम, और ये हमारा एक टाइप से एक्सपेंस है। लायबिलिटीज आर एक्सपेंस, इसका मतलब है मनी विल गो। ठीक है, इतना तो हमें समझ में आ गया। लायबिलिटी मतलब मनी विल गो, ये हमारा एक टाइप से एक्सपेंस है, एंड एसेट्स हमारा इन्वेस्टमेंट है, इसका मतलब मनी विल कम। अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज नॉन करंट लायबिलिटीज एंड व्हाट इज करंट लायबिलिटीज। तो करंट का मतलब क्या है, अभी, नाउ। सो एक चीज याद रखना, 12 months have a very important role in any business transaction. It is said to be one period. अगर कोई भी एक पीरियड बोला जाए तो इट इज ऑलवेज 12 months बेसिकली, जनरली अनटिल अनलेस अगर क्वार्टर या कुछ मेंटेन नहीं किया जाता, मेंशन नहीं किया जाता है, तो वी ऑलवेज रिगार्ड इट एज 12 months। तो बेसिकली कोई भी लायबिलिटीज जो हमें मतलब एक साल के अंदर पे करनी है तो वो हमारा करंट लायबिलिटी हुआ, और कोई भी लायबिलिटी जिसको हम एक साल के बाद पे कर सकते हैं वो हमारा हुआ नॉन करंट लायबिलिटी। एंड नाउ अगर मैं एसेट्स में बोलूँ तो एसेट्स में उल्टा है, एनी एसेट्स दैट अ फर्म कैन लिक्विडेट इन द पीरियड ऑफ 12 months। मतलब अगर कोई भी एसेट्स से मैं 12 महीना के अंदर ही रुपया पा सकती हूँ तो दोस विल बी माई करंट एसेट्स। और नॉन करंट एसेट्स का मतलब है कि इसमें रुपया पाना बहुत मुश्किल है, एंड दैट कैन बी फॉर द लॉन्गर पीरियड। तो वो एक टाइप से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, बिकॉज द पीरियड विल बी मोर देन 12 months। ठीक है, आई अगेन रिपीट, लायबिलिटीज का मतलब होता है, ओके, सो लायबिलिटीज का मतलब होता है रुपया को जाना, मनी विल गो, और एसेट्स का मतलब होता है मनी विल कम। अब लायबिलिटीज जो 12 months के अंदर पे करने वाली हो, विद इन 12 months, तो वो हो जाएगा करंट लायबिलिटीज। और कोई भी लायबिलिटीज दैट इज गोइंग टू एक्सीड 12 months मतलब 12+ months के लिए हो तो वो हो जाएगा हमारा नॉन करंट लायबिलिटी। और सेम इज विद एसेट्स, कोई भी एसेट जिसको हम 12 months के अंदर रियलाइज कर पाए वो हो जाएगा हमारा करंट एसेट्स, और जिसको 12+ months लगे तो वो हो जाएगा हमारा नॉन करंट एसेट्स। आई होप ये हमारा क्लियर है। तो लेट्स गेट बैक टू अनदर टर्म्स। सो लेट्स सी और टर्म्स क्या है हमारे। फिक्स एसेट्स मतलब टैंजिबल एंड इंटैंजिबल। पहली बार फिक्स एसेट्स क्या होता है? फिक्स एसेट्स जो बिजनेस के अंदर फिक्स्ड है, दैट विल बी मोर देन 12 months इन द बिजनेस, एंड दैट आर एक्चुअली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट।
टैंजिबल मतलब किसी चीज को हम टच कर पाए, इनटैंजिबल जिस चीज को हम देख ना पाए ना टच कर पाए। तो बेसिकली उनका कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस जिस चीज का नहीं होता वो होता है हमेशा इंटैंजिबल, और जो चीज का फिजिकल एक्सिस्टेंस होता है दैट विल बी टैंजिबल। आप यहाँ पे देख सकते होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रिंटर, सोफा, ट्रक, कार, हाउस, जो भी है सब कुछ टैंजिबल है ना। बट वहीं यहाँ पे पेटेंट, कॉपीराइट, सॉफ्टवेयर, ये सब हम देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते, फिर भी हमें इसके लिए पेमेंट करना पड़ता है ना। सो दिस थिंग्स आर अगेन इनटैंजिबल एसेट्स ऑफ द फर्म। अब बात करते हैं व्हाट इज एक्सपेंडिचर एंड व्हाट इज एक्सपेंसेस। तो कोई भी एक्सपेंडिचर दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल और रेवेन्यू टू एक्वायर सम एसेट्स कैन बी रिगार्डेड एज एक्सपेंडिचर फॉर द फर्म। नाउ यहाँ पे एक डिफरेंस देखो, दिखने में ही दोनों एक जैसा लग रहा है, लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ये जो भी एक्सपेंसेस होता है ना, वो सिर्फ टू एक्वायर एसेट्स होता है। Why? That will generate long term income generation. But यहाँ पे क्या होता है, expenses in accounting refers to cost incurred or money the business owner spent to generate revenue. तो basically अगर आप कोई भी चीज कर रहे हो to generate any revenue both in the long term and short term, then that would be regarded as expense। मतलब अगर आपने डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शन करने के लिए कोई भी एक्सपेंसेस किए तो उसको हम मानेंगे एक्सपेंस। और अगर आपने कोई भी खर्चा किया है टू एक्वायर सम एसेट्स, वेदर इट बी इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल और फॉर द रेवेन्यू, जो हमारे कंपनी को लॉन्ग टर्म फायदा देने वाला है, सो दैट विल बी रिगार्डेड एज एन एक्सपेंडिचर। तो बेसिकली जैसे एक्सपेंडिचर नाम बड़ा है, उसका काम भी बढ़ा है। एंड एक्सपेंस सिर्फ और सिर्फ डे टू डे ट्रांजैक्शंस को जनरेट करने के लिए, वेदर इट बी इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। व्हाट इज इनकम? इनकम इज द रेवेन्यू दैट अ बिजनेस earns from the sale of its goods or services. It is only essential for the survival and growth. तो बेसिकली कोई भी चीज, कोई भी रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अर्न किया जाए तो उसे हम इनकम बोलेंगे। बट व्हाट इज प्रॉफिट? प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन द इनकम जनरेटेड फ्रॉम सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज। यहाँ पे क्या है, हमने इसको कोई भी प्राइस में बेचा, जो हमारा सेलिंग प्राइस है, तो वो हमारा इनकम हो गया। और अगर उससे हम सब एक्सपेंसेस को डिडक्ट कर दें, तब हमें जो भी चीज अगर पॉजिटिव में मिलता है, मतलब इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अगर पॉजिटिव में होता है, तो वो हमारा होगा प्रॉफिट। बेसिकली इन सब को समझने के लिए लेट्स हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ताकि अभी तक जो भी हमने बिजनेस टर्म्स समझे है ना, तो उसको हम इजीली सबको रिवाइज कर लेंगे। क्योंकि और कुछ को कहीं पे जंप करने से अच्छा है पहले हम ये देख ले कि हमें इतना कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। एक शॉपकीपर है, ही इज अ शॉपकीपर, इसका नाम है ए। अब ए क्या है, एक शॉप ओन करता है। किस चीज का शॉप? ओके, लेट्स ग्रोसरी शॉप है इसका, सपोज ग्रोसरी। तो बेसिकली ये अपने ग्रोसरी शॉप में क्या करता है, बहुत सब सामान रखता है। पर अब अगर मैं बोलूं इसको ग्रोसरी शॉप स्टार्ट करनी है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? इसको सबसे पहले अपने बिजनेस के अंदर कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करना पड़ेगा, ठीक है, वो तो ये करेगा ही गुड्स एंड सर्विसेज के साथ। पर शुरू करने से पहले सबसे पहले इसको क्या चाहिएगा? इसको चाहिएगा कैपिटल। तो ये अपने घर से रुपया लेके आएगा, मे बी 5000 रुपीज। इस 5000 रुपीज को वो अपने शॉप में डाल देगा। इसने शॉप में डाल दिया 5000 रुपीज। इसने फिर क्या किया, इसके घर पे एक टेबल एक्स्ट्रा ऐसे ही पड़ी थी, तो ये अपने शॉप में एक टेबल को भी डाल दिया।
तो ये टेबल भी हो गया अब कैपिटल। अब इसने क्या किया, इसके घर पे एक और फैन पड़ा था, स्पेयर फैन, इसने फैन भी लगा दिया, इसने एक लाइट भी लगा दी और 5000 रुपीज से इसने अपना काम शुरू किया। टेबल, फैन, लाइट सब लगा के इसने अपनी एक दुकान बना ली। तो ये जो भी चीज इसने घर से इसने लेके आया है, तो ये क्या कर रहा है इसको, ये इसके लिए हुआ कैपिटल। ठीक है, अब ये कैपिटल लगाने के बाद में थोड़े दिन बाद इसको जरूरत पड़ी कि इसको कोई चीज चाहिए अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने के लिए, अपना घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने के लिए। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने के लिए इसने 200 रुपये लिया। कहाँ से लिया, फर्म से लिया। तो ये 200 रुपये इसके लिए क्या हुई, ड्रॉइंग्स। ठीक है, अब हम देखते हैं और टर्म्स। अब और टर्म्स के अंदर क्या था, कैपिटल ड्रॉइंग्स हमने कर लिया, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब इसको अपना बिजनेस चालू तो इसने कर लिया, ये कैपिटल लेके आ गया, टेबल, लाइट, फैन सब लेके आ गया। लेकिन क्या हुआ ना, ये टेबल एक तरीके से बहुत लॉन्ग टाइम तक इसके फॉर्म में चलने वाला है। तो ये कैपिटल क्या हुआ, टेबल, एसेट्स, ये कैपिटल हुआ, टेबल हुआ इसका एसेट्स। ऐसे करके ये थोड़ा बहुत और शोकेस खरीदा इसने, शोकेस खरीदी, शोकेस खरीदी। ये शोकेस भी क्या हुआ इसका, एसेट। शोकेस और तो चाहिएगा ना डालने के लिए। फिर इसने लॉकर खरीदा एक, तो ये लॉकर भी हुआ इसका एसेट्स। अब क्या हुआ, इसने दुकान तो बैठा ली, अब ऑब्वियसली इसने परचेज किया, पर परचेज में इसने क्या किया, इसने उधारी में लिया माल। तो इसने बी को बोला, बी तुम मुझे ना क्या बोलते उधार दे सकते हो क्या। वो बोला ठीक है दे दूंगा, क्या क्या चाहिए। तो उसने बोल दिया मुझे राइस चाहिए, वीट चाहिए, ऐसे करके इसने काफी लंबी लिस्ट बोली और ये पूरी लिस्ट बनी 15,000 की। तो उसने बोला ठीक है चलो मैं दे देता हूँ तुम्हें उधारी। तो ये 15,000 का उधारी लेके इसने अपने बिजनेस में डाल दिया। ठीक है, ये इसका बिजनेस है, यहाँ पे इसने और 15,000 का सामान डाल दिया, ग्रोसरी डाल दी। अब क्या हुआ, बी क्या हुआ, ए के लिए लाइबिलिटी, क्योंकि इसने इससे रुपया लिया है, कभी ना कभी तो इसको देना पड़ेगा ना। तो ये हो गई इसकी लाइबिलिटी, ये हो गया इसका सब एसेट्स। अब हम देखते हैं और टर्म्स। एसेट्स और लाइबिलिटीज हम समझ गए। फिक्स एसेट्स, टेंजिबल और इनटेंजिबल। अब क्या हुआ ना कि इसका जो बिजनेस है ना, इसका टेंजिबल एसेट्स क्या हुआ, शोकेस, लॉकर, ये सब कुछ तो टेंजिबल दिखता है। पर इसका ना लोकेशन बहुत प्राइम है जगह का, मतलब इतना सॉलिड लोकेशन है ना कि मतलब सब तरफ से ऐसे मार्केट और रोड्स कनेक्टेड है। तो वो लोकेशन का भी तो एक वैल्यू है ना, वो लोकेशन का वैल्यू, लेकिन वैल्यू दिख रहा नहीं है, पर वैल्यू भाई सुपर है एकदम। तो वो चीज क्या हुआ, इंटैंजिबल। तो वो एक तरीके से इंटैंजिबल एसेट्स हुआ उसके लिए। ठीक है, अब हम देखेंगे व्हाट इज एक्सपेंडिचर। अब अगर वो कोई भी एक्सपेंडिचर कर रहा है टू एक्वायर लॉन्ग टर्म इनकम फ्रॉम दोज थिंग, जैसे उसने शोकेस खरीदा, शोकेस एक उसके लिए एक्सपेंडिचर है, लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर है। ग्रोसरी वाला टेबल है, वो सपोज उसको उसने रिनोवेट कराया, तो वो उसके लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहा। तो बेसिकली वो सब उसका एक्सपेंडिचर रहा। अब व्हाट इज एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस कॉस्ट इनकर्ड और मनी द बिजनेस ओनर स्पेंड टू जनरेट रेवेन्यू। अब वो क्या करेगा, ग्रोसरी का दुकान तो खोल लिया, अब वो एडवर्टाइज करेगा। अब ये जो भी वो एडवर्टाइजमेंट करेगा ना, तो वो एक टाइप से उसका
एक्सपेंडिचर हुआ। एक्सपेंडिचर क्यों हुआ? ताकि लोग आके उससे माल खरीदे। एक्सपेंसेस हुआ ना उसका एक टाइप से, तो दिस इज अ फॉर्म ऑफ एक्सपेंस। ठीक है, अब हम देखते हैं और टर्म्स। अब हमें देखना है व्हाट इज इनकम। ओके, तो इनकम क्या होता है? अगर अब इसने कोई भी माल बेचा, ठीक है, सपोज इसने ये जो ग्रोसरी का सामान था, सपोज 2000 का ग्रोसरी था, इसके लिए कॉस्ट प्राइस पड़ा था 2000, उसमें इसने ऐड किया और 500, ओके, प्रॉफिट ऐड किया 500, और 500 ऐड करने के बाद इसने 2500 में बेचा, तो ये 2500 इसका क्या है? 2500 इसका इनकम है। अब समझ में आ रहा है व्हाट इज 2500? 2500 इसका इनकम है। लेकिन अब अगर मैं बोलूं व्हाट इज प्रॉफिट, तो जो भी एक्सपेंडिचर, ऑब्वियसली उसने एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंडिचर किया, जो भी एक्सपेंडिचर उसने किया, ठीक है, वो चीज को अगर मैं इनकम से ऐड कर दूं, आई मीन डिडक्ट कर दूं, तो जो भी मुझे वैल्यू मिलेगी दैट विल बी रिगार्डेड एज द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। मतलब जितना भी इनकम है मेरे पास, मतलब जितना भी इनकम है मेरे पास फ्रॉम द सेल, उससे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, उससे डे टू डे एक्सपेंडिचर, डेली एक्सपेंडिचर, सबको माइनस करके जो भी मुझे वैल्यू मिलता, ओके, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, इन सबको माइनस करके मुझे जो भी वैल्यू मिलता है दैट विल बी रिगार्डिंग एज प्रॉफिट। ओके, अब नाउ इफ आई से व्हाट इज लॉस, तो बेसिकली प्रॉफिट का उल्टा लॉस। अगर इनकम और एक्सपेंडिचर को हम जब माइनस करते हैं, एक्सपेंसेस का वैल्यू ज्यादा होता है कंपेयर टू इनकम, दैट विल बी रिगार्डेड एज लॉस। अब गेन भी तो ऐसे ही लग रहा है, गेन, इनकम और प्रॉफिट एक जैसे ही तो लग रहा है। चलो इनकम और प्रॉफिट का तो हमें डिफरेंस समझ में आ गया। अब गेन क्या है? गेन का मतलब होता है अगर कोई भी वैल्यू ऑफ एसेट, सपोज मैंने एक एसेट को खरीदा है, जैसे वो शोकेस मैंने खरीदा था 2000 में, उसका अचानक से क्या हो, प्राइस हाइक हो गया, वो शोकेस अब मिलने लग गया 2500 में, तो ये जो 500 रुपया जो हुआ ना, ये मेरा गेन हुआ। मतलब मैंने खरीदा तो 2000 में था, पर इसका वैल्यू है 2500, तो ये जो डिफरेंस अमाउंट हुआ ये बेसिकली मेरा गेन हुआ। अब बात करते हैं व्हाट इज परचेज एंड सेल्स की। तो जो इसने व्हीट और ये सब कुछ खरीदा है, ये बेसिकली परचेजेस है, और ये जो 2500 में इसने बेचा है वो सेल्स है। तो इसमें तो कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है। मतलब अगर कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को रीसेल किया जाए टू अनदर एंटिटी और पर्सन, देन इट विल बी रिगार्डेड एज परचेज। और अगर कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी से एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस हम करें फॉर द मनी, इसमें मनी आता है, उसमें मनी जाता है, तो बेसिकली दैट वुड बी रिगार्डेड एज सेल। ये तो एकदम इजी था, समझ में आ गया। नाउ व्हाट इज गुड्स? Goods are the items that a company manufactures to sell in exchange of money. ठीक है, मतलब when an organization buys goods, it is known as purchase, and when it sells goods, it is known as sales. मतलब अगर कोई भी सामान कोई भी एंटिटी के पास पड़ा है जो बेचने और खरीदने के लिए है, तो उसको हम गुड्स मानेंगे। लेकिन व्हाट इज स्टॉक? Stock is a financial instrument that represent the part of the ownership of a firm. ठीक है, अगर कोई भी चीज मेरे पास है that can raise the stock of my firm, that means that can help me to raise capital for my business,
तो दैट वुड बी रिगार्डेड एज द स्टॉक ऑफ द बिजनेस. फॉर एग्जाम्पल शेयर इज रिगार्डेड एज अ स्टॉक, क्योंकि मैं उसको बेच के अपनी कंपनी के लिए कैपिटल रेज कर सकती हूँ. इसको बेच के मैं जनरली इनकम या रेवेन्यू जनरेट करूंगी या गेन जनरेट करूंगी. पर इसको बेच के मैं क्या करूंगी, जनरली मैं कैपिटल जनरेट करूंगी फॉर माय बिजनेस. ओके, नाउ हु इज डेटर? डेटर एक वो होता है जो हमसे उधारी में माल लेता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो इसने 2500 रुपये में माल लिया है ना, तो समझ लो सी ने लिया है, ये सी ने माल लिया है और सी ने इसका पैसा नहीं दिया अभी तक. तो अगर ये जब तक हमें पैसा नहीं देता है ना, तब तक ये हमारा डेटर होगा. ओके, नाउ हु इज रिगार्डेड एज अ क्रेडिटर? बी वॉज द क्रेडिटर, जिससे हमने माल लिया तो सही, पर अभी तक हमने उसको रुपया नहीं दिया है. तो बेसिकली बी इज रिगार्डेड एज द लाइबिलिटी एंड द क्रेडिटर ऑफ द फर्म. हाँ, ये चीज सच है, जो एसेट होता है वो बाद में फिक्स एसेट भी हो सकता है, करंट एसेट भी हो सकता है, नॉन करंट भी हो सकता है, टेंजिबल भी हो सकता है, इनटेंजिबल भी हो सकता है. सेम वे लाइबिलिटीज भी बहुत सारे होते हैं, तो उसमें क्रेडिटर्स भी लाइबिलिटीज में आते हैं. एंड क्रेडिटर्स करंट लाइबिलिटीज भी हो सकते हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज भी हो सकते हैं. नाउ व्हाट इज वाउचर? अगर हम कभी भी कहीं पे भी जाते हैं तो हमें एक बिल दिया जाता है. तो वाउचर इज बेसिकली अ काइंड ऑफ बिल दैट इज अ सपोर्टिंग एविडेंस कि हमने यहाँ से सेल किया या यहाँ से हमने परचेज किया है. ओके, नाउ व्हाट इज डिस्काउंट? डिस्काउंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट भी हो सकता है और कैश डिस्काउंट भी हो सकता है. ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में क्या डिफरेंस है? फॉर एग्जाम्पल अगर आप जा रहे हो, आज एलन सॉली में 5% ऑफ है, तो व्हाट इज 5% ऑफ? 5% ऑफ हो गया ट्रेड डिस्काउंट. लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि अगर आप 4000 की शॉपिंग करते हो तो आपको एडिशनल 500 डिस्काउंट मिलेगा. मतलब अगर आप 4999 की अगर आप सपोज शॉपिंग करते हो तो आपको एडिशनल 500 का डिस्काउंट मिलेगा. ऐसा भी हम सुनते हैं. तो इस डिस्काउंट को हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट. ओके, सो बेसिकली जब हम कैश लेते हैं तब इस डिस्काउंट को यूज कर सकते हैं, और इस डिस्काउंट को हम तब यूज कर सकते हैं जब हम डायरेक्टली कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं. इससे हमारा प्रोडक्ट का प्राइस ही रिड्यूस होगा. इसके अंदर जब हम कैश ले रहे होते हैं तो हम डिस्काउंट करके कैश का प्राइस कम कर देते हैं. तो बेसिकली यस, आपको अभी तक समझ में आ गया होगा. फॉलो द नेक्स्ट लेक्चर. उससे पहले प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आपको और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहे अकाउंटेंसी पे.